हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हमने कल बोला था कि हम फिजिक्स के पार्ट 2 मतलब यूनिट एंड डायमेंशंस के एक पार्ट हम लेके आएंगे, वेक्टर एंड स्केलर। तो हमने आज वेक्टर स्केलर्स के पॉइंट्स लेके आए हैं। चलिए, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट्स कीजिए कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे पार्ट्स को बनाने के लिए। चलिए, आज हम पार्ट्स पढ़ेंगे, सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट डायमेंशंस के ही पार्ट्स हैं ये, फिजिक्स के पार्ट हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे तो सभी को पता होगा सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं एक बार। जैसे सदिश, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, वैसे भौतिक राशि जिसके दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सदिश उसे बोलते हैं ना कि वैसे भौतिक राशि जिसके दिशा होती है और परिणाम दोनों होते हैं, सदिश राशि करता है। वह साधारण बीजगणित का पालन नहीं करता है। सदिश राशि होता है ना, वो साधारण बीजगणित, ये जो साधारण बीजगणित होता है उसका पालन ये नहीं करता है। तुम्हारा ये पॉइंट्स ये नहीं करता है, ये साधारण बीजगणित का पालन नहीं करता है, ठीक है। दो पॉइंट्स हमें याद रखना है सदिश के लिए, कि इसका एक परिणाम होता है और ये एक दिशा में होती है। और ये साधारण बीजगणित, जैसे कि 1+1 2 हो गया, 1+3, ये साधारण बीजगणित हो, इसका ये पालन नहीं करता है। अदिश राशि देख लेते हैं एक बार हम। वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होता है, होते हैं। और ये साधारण बीजगणित नियमों का पालन करता है। ये अदिश हो गया तुम्हारा। आगे चलते हैं, वेक्टर और स्केलर्स के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से, कौन सदिश होता है, कौन अदिश होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी में आती है, ये सदिश बोलते हैं, ठीक है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन को हमने यूनिट डायमेंशंस के कुछ पार्ट्स को रिवाइज करते हैं। विस्थापन को मीटर पर सेकंड में बोलते हैं, वेग को भी मीटर पर सेकंड बोलते हैं, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, बल को न्यूटन बोलते हैं, संवेग को न्यूटन सेकंड बोलते हैं, आवेग को भी न्यूटन सेकंड बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये सदिश हो गई है। द्रव्यमान हो गया, अदिश में आता है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, विद्युत विभव हो गया, जिसे वोल्ट वोल्ट बोलते हैं, ताप बोलते हैं, धारा, ये जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। सदिशों का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशियों के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तीर का माथा उसके दिशा को बता देता है, उसके बीच लंबाई के परिमाण को बताता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये वाले जो सिंबल्स होते हैं ना वो वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते हैं। और फॉर ये ऐसे निरूपण किया जाता है आपका, ठीक है। ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। सदिश का बीज गणित, मतलब सदिश को भी जोड़ा जाता है, अदिश को भी जोड़ा जाता है। कैसे करते हैं? जोड़ के नियम। फर्स्ट होता है सदिश में त्रिभुज का लॉ। त्रिभुज का लॉ होता है, जैसे ए वेक्टर, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट होता है ना, और ए का जो वेक्टर है, बी का वेक्टर, ये रिजल्टेंट दोनों का जो तीर का निशान एक जगह जाकर जमा होता है, ये रिजल्टेंट परिणाम को दर्शाता है। आर रिजल्टेंट जो होगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा त्रिभुज का नियम लागू करेगा तुम्हारा। समानांतर चतुर्भुज, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यदि कोई दो सदिश ए और बी के बीच के थीटा कोण बनाती हो तो उसका जो परिणामी बल होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का जो मान होता है ना, वो -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है। कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से लेकर +1 के बीच में कॉस थीटा का मान। और ये मोड लगाते हैं चाहे, ताकि कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता है ना, ये दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये मोड इसीलिए लगाते हैं। अगर ए प्लस में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। कॉस थीटा की वैल्यू कैसी है? कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में हो तो प्लस होगा, और 90 से ऊपर और 180 के बीच में तो माइनस हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे माइनस में चला जाता है। ये सब डिपेंड कोण पे करता है। जैसे ए और बी के बीच एक कोण, दो सदिश के परिणाम कभी भी शून्य
नहीं हो सकते, ना ही ऋणात्मक होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो सदिश जो होते हैं ना कि परिमाणी और परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकते, ना ही ऋणात्मक होते हैं। क्यों ऋणात्मक नहीं होते? क्योंकि मॉड है, निगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, और शून्य तो होगा नहीं तुम्हारा, और ये ऋणात्मक भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि किसी वस्तु का पूर्व से की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी, जैसे कि देखिए, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है ना। ये बोल रहा है पूरब की दिशा में 3 न्यूटन, इस दिशा में तुम्हारा कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का बल लग रहा है। देखिए यहाँ पे इस दिशा में कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इस दिशा में कितना लग रहा है तुम्हारा? और इस दिशा में तुम्हारा कितना लग रहा है? तुम्हारा इस दिशा में तुम्हारा लग रहा है 4 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो यही दिशा है, 4 न्यूटन। इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना बना रहा है, ये तुम्हारा एंगल तुम्हारा बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो होता है 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब इसमें जो थीटा का कोण हो गया 90 डिग्री हो गया। जब इस चीज़ की कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जीरो जैसे ही हुआ तो हमें ये पार्ट्स तो हमें जीरो मिल गए ना, ये वाले जो पार्ट्स हो गए, ये पार्ट्स तो हमें जीरो मिल गए। जैसे ही ये जीरो मिला तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलना है, जहाँ ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 न्यूटन है। स्क्वायर करेंगे 9 + 16 कितना 25, 5 न्यूटन की बल आ जाएगी तुम्हारी। वेक्टर्स बहुत ईजी है, ठीक है ना। थोड़े सी 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, पता चल जाएगा। यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिमाणी का परिमाण भी सदिश समान हो तो उसके बीच का कोण क्या होगा? देखिए, अब हमें ये बोला है कि ये जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट ये वाली चीज़ होती है, ये ए वेक्टर और वी वेक्टर, अगर ये तीनों बराबर हैं, जिसे हम एक्स से नोट किए गए हैं, ये चीज़ अगर बराबर है तो हमें बीच का कोण निकालना है, कितने डिग्री कोण पे ये चीज़ हुआ है। तो देखिए, x² + 2x² + 2x² cos थीटा हो गया। यहाँ से x² कॉमन करें तो कट जाएगा 1, यहाँ करके x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बीच में देख लेते हैं अगर हम, अब ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर हो तो a b के बीच का कोण, ये साइन थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच का, ये इंपॉर्टेंट से याद करने वाली चीज़ होती है। अब देखिए, आर मैक्स मतलब रिजल्टेंट जो मैक्स होता है तो कब होता है? रिजल्टेंट जो मैक्स होता है तुम्हारा, रिजल्टेंट मैक्स कब होगा? रिजल्टेंट मैक्स कब होता है? जब कॉस थीटा की वैल्यू कब हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। 0 डिग्री हो जाएगी तो रिजल्टेंट मैक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और रिजल्टेंट मीन कब होगा? जब 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी तो रिजल्टेंट मैक्स हो जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू जो -1 हो जाएगी तुम्हारी, तो रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है। आर मैक्स और आर मीन जो होता है ना, आर मैक्स a+b हो जाता है और आर मीन जो होता है a-b होता है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बल आरोपित तो हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हो सकते हैं? अब देखिए, ए तो तुम्हारा 4 न्यूटन है, बी 3 न्यूटन है। अगर आर मैक्स निकालते हैं तो a+b होता है, तो 4 + 3 7 हो गया। आर मिनिमम निकालते हैं तो a-b होता है, 4 में से 3 1 हो गया। 1 और 7 के बीच होगा, लेकिन 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है ना, 1 और आर मिनिमम से लेकर आर मैक्सिमम के बीच में कॉस थीटा लाई करेगा। तो इसमें देखिए 2 1 7 के बीच में है, 6 1 7 के बीच में, 5 भी है, 8 नहीं है, इसलिए ये 8 नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं राइट एंगल यूनिट्स, देख लेते हैं समकोणिक एकांक का सदिश देख लेते हैं। हम इसे 3D में इसे सजाए बोलते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसे वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, i कैप, j कैप, k कैप लिखते हैं। ए वेक्टर जो होता है ना, 3i कैप, 8j कैप और 5k कैप बोलते हैं, ठीक है। एक अक्ष का परिमाण जो होता है ना 3 होता है, y अक्ष का परिमाण 8 और x एक्सिस का 5 हो गया। अगर इसका रिजल्टेंट अगर निकालना हो ए कैप,
तो हम क्या करते हैं, एक्स का, वाई का और जेड का जो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट निकल के आ गया हमारे पास 98। बी कैप के लिए भी सेम एज इट इज करेंगे हम इसका रिजल्टेंट। अब देखो सदिशों का गुणनफल एक बार देख लेते हैं। इसमें बोला है कि सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश जो है ना अदिशों के साथ गुणनफल करता है तो हमेशा अदिश देता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित करते हैं। डॉट प्रोडक्ट से सदिशों के अदिश गुणनफल जो होता है ना, सदिश जोड़ते हैं तो अदिश अगर प्राप्त होता है तो उसे हम डॉट से सिंबल करते हैं। ये इसका अदिश गुणनफल जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा ए और बीच के कोण का, ये कोण एंगल को दर्शाता है, ए बी कॉस थीटा। सदिश का अदिश गुणनफल अदिश होता है ना, सदिश का जो अदिश गुणनफल जो होता है ना वो अदिश होता है, ठीक है। अब सदिश का सदिश गुणनफल है, सदिश का सदिश गुणनफल क्रॉस से हम सूचित करते हैं। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा हो जाता है, और ए और बी के बीच का जो कोण होता है थीटा उसे निरूपित करता है। एन कैप, एन कैप तल के लंबवत होता है, तुम्हारा सदिश होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सदिश का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश ही होता है तुम्हारा। सदिश का गुणनफल होता है सदिश या अदिश दोनों होता है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो ए बी का अदिश गुणनफल निकालना है। अदिश का गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो ए ये है, बी है, ए बी निकालेंगे तो इन दोनों का गुना कर देंगे। 4 3 12, 6 चौका 24, 9 8 72, जोड़ के 108 आंसर निकल गया मेरा। अब देखिए यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो आई में 5 हो गया, 5 और 3 दूना का 6 माइनस में हो गया, 6 6 का 36 हो गया, ये तुम्हारा 35 आंसर आ गया। सदिश का विनियोजन देख लेते हैं। वियोजन, किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने के लिए प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। एक एक्सिस की दिशा होती है हमेशा एफ एस कॉस थीटा होती है, एफ कॉस थीटा होती है। ये जो होती है ना ये निरूपण, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा होता है। एफ कॉस थीटा नहीं बदलता है लेकिन एफ साइन थीटा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इसे हम एक्स एक्सिस का निरूपण बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस का निरूपण बोलते हैं। परिणाम क्या होगा, एक्स अक्ष का अगर दिशा परिमाण एफ एस कॉस थीटा होता है 10 और ये थीटा डिग्री 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा 10 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 5√3 इसका रिजल्टेंट हो गया। वाई एक्सिस पे अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एफ साइन थीटा होता है 10, फोर्स की भी वैल्यू दी गई है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 5 न्यूटन हो गई, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार हम। अब ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, रिजल्टेंट जो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और थीटा जो होता है ना वो a और b के बीच के कोण को डिनोट करता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालते हैं तो ऐसे, और आर रिजल्टेंट, आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मैक्सिमम तुम्हारा होता है a + b होता है, आर मिनिमम a - b होता है। ये चीज़ यहाँ याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दिया गया है कि a + b वेक्टर जो आर रिजल्टेंट के बराबर है और a और b और r बराबर है तो कोण क्या हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, इसको हमने x मान लिया। जैसे ही हमने x मान लिया तो इनको ये कट जाएंगे तुम्हारे, ये तीनों बराबर हैं तो 120 डिग्री हो जाएगी। इसकी आंसर क्या 120 डिग्री हो जाएगी। अब 120 डिग्री जब हो जाएगी तो ये तो दिया नहीं है कैसे होगा, तो अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। तो पाई की वैल्यू जैसे ही 180 हुई तो -1/2 होता है, मतलब 120 डिग्री की वैल्यू हो गई। और cos थीटा जो होता है ना, cos 2π/3 लिख सकते हैं 120 डिग्री को, इसलिए थीटा ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2, ए वेक्टर 3i + 4j का परिमाण क्या होगा। पहली बात, एक्स एक्सिस के लिए 3 है, वाई एक्सिस के लिए 4 है, जेड एक्सिस नहीं है, तो इसका जो परिमाणी होता है √a एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस हो जाता है, मतलब 9 + 16 5 हो गया तुम्हारा। बी वेक्टर, तो बी का परिमाणी क्या हो जाएगा, तो ये बी का वेक्टर ये भी रूट में चला जाएगा, 4² + 6² + 2², ये 56 हो जाएगा, ठीक है। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल
एक वस्तु पर कार्यरत हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिमाण बल का अधिकतम मान क्या होता है। हाँ, इसमें हमने ये देखा था ना कि आर मैक्सिमम जो होता है ए प्लस बी होता है, तो ए 12 न्यूटन है, बी 8 न्यूटन है, 12 8 20 न्यूटन का ये बल लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो सदिश सदिश 3i+4j वाई एक्सिस का प्रक्षेप क्या होगा। वाई एक्सिस जो जो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है, के कैप जो है तुम्हारा ये जेड एक्सिस को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पे जे कैप तो है नहीं, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा शून्य होगा। एक्स एक्सिस का परिणामी 3, वाई एक्सिस का परिणामी 0 और जेड एक्सिस का परिणामी 4 होगा। एक बल 2i+3j+6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा। परिमाण करने पर मतलब रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, रूट में एक x² + y² + z² कर लेंगे, तो ये 49 हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। दो सदिश i4i+7j तथा 2i+3j जोड़े जाते हैं, तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर करना हो तो कैसे करेंगे, और उनके जोड़ने के बाद उनका योगफल क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अब ए प्लस बी को अगर जोड़ेंगे तो आई आई से जुड़ेगा, जे से जुड़ेगा, अगर के रहता तो के से जुड़ता, तो 4 2 6 हो गया यहाँ पे, और 7 और 3 10 हो गया। और परिणाम निकालना है तो एक्स आई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर 136 हो गया तुम्हारा। अब देखिए ये जो होता है सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, ये जो होता है सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। अगर पी वेक्टर 3i कैप-4j कैप और के कैप और आर वेक्टर ये तो कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग जो होता है ना, पी वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम पी वेक्टर क्रॉस क्यू के वेक्टर के लिए हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप एज इट इज हम लिख देंगे इसमें, यहाँ पे कि पी कैप लिखेंगे, यहाँ पे आर कैप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे। उसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, 6 चौका 24 में से -24 और 6 + 6, 24 + 6 हो गया ना यहाँ पे, 24 -24 और प्लस माइनस माइनस प्लस ये आई कैप हो गया। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, माइनस जे हो गया ये, और ये चीज़ स्किप हो जाएगा, तो छतरी 18 में से 5 गया, ये जे कैप में हो गया तुम्हारा। ठीक है, वैसे 18 में से 20 गया, तो इस फॉर्मेशन को जो होगा ये तुम्हारा कोणीय क्या हो जाएगा, संवेग आ जाता है। ठीक है, संवेग और आवेग क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, ए और बी दो बीच के बीच का कोण निकालना है, तो ए डॉट बी जो जैसे ही निकालेंगे ना, 4 4 3 12 और 4 3 12 ये 0 हो गया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ए का रिजल्ट देखो, ए डॉट बी निकालते हैं तो 0 डिग्री होता है, मतलब हमें पता है कि ए डॉट बी 0 हो गया। अगर ए का रिजल्टेंट निकालते हैं तो 5 आता है, बी का रिजल्टेंट निकालते हैं तो 5 आता है। ए डॉट बी 0 है और ए बी कॉस थीटा होता है, हाँ 5 5 ये 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो कॉस 0 जो होता है कब होता है, 90 डिग्री पे हो जाती है तुम्हारी वैल्यू, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस से डिनोट करते हैं, और सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट से करते हैं, का 3 गुना है। सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल से √3 टाइम्स है, तो बीच उसका कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा √3 में, ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा इधर लाएंगे तो टेन थीटा और √3, टेन थीटा ये 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, √3 तो थीटा। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, देखो सदिश राशि अदिश राशि, देखिए त्वरण जो तुम्हारा है सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल आघूर्ण ये भी तुम्हारा सदिश राशि है, लेकिन शक्ति सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर वेक्टर एंड स्केलर्स के कंप्लीट हो गए। एक दो बार आप इसको देखिएगा, और जहाँ नहीं है आप इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, और आगे हम इसमें वीडियोज और अपलोड करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ,
थोड़ी सी धुंधली वीडियो आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के आप इसको क्वालिटी बढ़ा कर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।